साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 1 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज बादरा आसपास की खबरों में कोरोना की खबरों से। तो दोस्तों आज कोरोना की जो रिपोर्टें थी वो एक साथ डबल रिपोर्टें आज आई हैं और मैं आपको बताऊं तो 26 तारीख की सैम्पलिंग रिपोर्ट और 27 तारीख की सैम्पलिंग रिपोर्ट से 2 कोरोना रिपोर्टें आज आई है। एक से 33 पॉजिटिव आए हैं तो एक से 27 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये 60 के लगभग कोरोना पॉजिटिव जो है ये आए हैं। पिछले 2 दिनों से सैम्पलिंग की रिपोर्टें नहीं आ रही थी तो वो आज आई हैं। आज एक चीज़ का हम छोटा सा विश्लेषण वही करेंगे दोस्तों जो पीछे भी किया था। ये सैम्पलिंग रिपोर्ट कहाँ की है, किस गांव की है और कोरोना पॉजिटिव जो आए हैं वो कहाँ के है। दोस्तों दैट्स सपोज बादरा से 100 की सैम्पलिंग रिपोर्ट भेजी गई है CHC के अंदर से और वहाँ 20 कोरोना पॉजिटिव आ जाती है तो वो बादरा कस्बे के नहीं होते क्योंकि देहात क्षेत्रों के लोग भी वहाँ आकर सैम्पलिंग रिपोर्ट अपनी देते हैं। तो कुल मिला के वही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि रियल में किन गाँवों में कोरोना जो है ज़्यादा मार कर रहा है और किन गाँवों में कोरोना का माहौल ठीक हो रहा है, लहर जा रही है और कोरोना के पॉजिटिव आने बंद हो चुके हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम दोस्तों जो 26 मई की सैम्पलिंग रिपोर्ट थी उससे 33 पॉजिटिव आए। 160 सैंपल की ये रिपोर्ट थी दोस्तों, 160 में 33 कोरोना के पॉजिटिव आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो बादरा से 75 की सैंपलिंग रिपोर्टिंग भेजी गई थी CHC के अंदर से, छानीबड़ी से 47 की और शेरपुरा से 38 की और इन तीनों गांवों से मिलाकर दोस्तों तीनों सेंटरों से मिलाकर 160 की सैंपलिंग रिपोर्ट थी जिसमें से बादरा में 75 से 20 पॉजिटिव आए हैं जबकि छानीबड़ी में 47 से 11 कोरोना पॉजिटिव आए हैं और शेरपुरा में 38 से 2 कोरोना पॉजिटिव आए। तो ये कहाँ से आए हैं? मैं सबसे पहले बादरा क्षेत्र को लेता हूँ। जो 20 कोरोना पॉजिटिव आए हैं वो कहाँ से आए हैं? तो दोस्तों एक गड्डी छानी से है, 2 मुंसरी से है और एक चक बोजासर से है, एक सरदारपुरा बास से है, एक बोजासर से है जबकि एक डोबीबास से है और 3 नेठराणा से है। इसके अलावा एक डुंगराना से भी है और एक गोगामेड़ी से भी है। तो कुल मिला के ये जो है 12 लगभग कोरोना पॉजिटिव जो है देहात क्षेत्रों से आए हैं 20 में से और 8 कोरोना पॉजिटिव जो है बादरा कस्बे के विभिन्न वार्डों से आए हैं। कौन से वार्डों से आए हैं मैं बताऊं तो वार्ड नंबर 26 से 1 आए हैं, वार्ड नंबर 37 से भी 1 आए हैं, वार्ड नंबर 15 से 2 आए हैं, वार्ड नंबर 18 से भी 1 आए हैं, वार्ड नंबर 23 से 1, वार्ड नंबर 20 से 1 और DCHC सेंटर से 1। तो कुल मिला के ये दोस्तों 8 जो कोरोना पॉजिटिव है ये बादरा कस्बे के विभिन्न वार्डों से आए हैं और 12 देहात क्षेत्र से आए हैं। अब छानीबड़ी का लेते हैं। 11 पॉजिटिव जो आए हैं वो कहाँ के आए हैं? छानीबड़ी जो CHC सेंटर से सैंपल लिए गए थे उनमें से 4 तो दोस्तों छानीबड़ी के स्वयं के खुद के हैं और 1 बिरान का है और 6 जानसल के हैं। 4 छानीबड़ी के, 6 जानसल के और 1 बिरान का है। तो इसमें छानीबड़ी से ये 11 सभी नहीं आए हैं जबकि जानसल की स्थिति हम मानकर चल सकते हैं दोस्तों। जानसल की स्थिति जो है ज़्यादा बेटर नहीं है, छानीबड़ी की ज़्यादा बेटर नहीं है, लेकिन जानसल की स्थिति है जो ज़्यादा खराब मान सकते हैं। शेरपुरा से जो 38 आए हैं दोस्तों वो उसमें से 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वो 1 बरवाली से आया है और 1 दोस्तों निनान गांव से आया है। तो कुल मिला के ये 33 कोरोना पॉजिटिव थे। अब 27 की सैंपल सूची की बात करते हैं हम। 27 की जो सैंपल सूची थी 182 सैंपल यहाँ से लिए गए थे और उनमें से 27 ही पॉजिटिव आए हैं और वो कहाँ से आए? बादरा से 91 सैंपल लिए गए थे बादरा CHC सेंटर से और गदरा सेंटर से 14 सैंपल लिए गए थे, 2 कोरोना पॉजिटिव आए। बादरा से 91 लिए गए थे, 14 कोरोना पॉजिटिव आए। नेठराणा से 47 कोरोना जो सैंपल लिए गए थे उनमें से मात्र 5 कोरोना पॉजिटिव नेठराणा से आए हैं और जिज्ञासरी बड़ी से 13 सैंपल लिए गए थे दोस्तों, 2 इनमें कोरोना पॉजिटिव आए हैं मात्र 13 में और गांधीबड़ी से जो 17 लिए गए थे उनमें 4 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। आप इनका अनुपात भी समझ सकते हैं
और कुल मिला के ये 182 सैंपल की सूची थी, 17 इनमें कोरोना पॉजिटिव आए। अब शुरुआत करते हैं भादरा की जो 91 की सूची थी सैंपल की, उसमें जो 14 कोरोना पॉजिटिव आए हैं वो कहाँ से आए हैं। तो एक डीलकी से आया है, एक डाणी बेरवाल से आया है, 3 सरदारपुरावास से आए हैं और दोस्तों एक निनाण से आया है, एक गड्डी छाली से आए हैं। तो 14 में से 7 देहात क्षेत्र से आए हैं और 7 आए हैं वो कस्बा क्षेत्र से आए। कस्बा क्षेत्र के कौन से वार्डों से आए हैं बताऊं तो वार्ड नंबर 40 से एक आए हैं, वार्ड नंबर 12 से एक आए हैं, वार्ड नंबर 34 से एक आए हैं, वार्ड नंबर 26 से 2 आए हैं और वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 5 से एक आए हैं। ये कुल मिला के 7 कोरोना पॉजिटिव भादरा के वार्डों से आए हैं। तो ये है दोस्तों वार्डों में जो देहात में और कस्बे के वार्डों में जो कोरोना पॉजिटिव आते हैं उनका अनुपात, उनकी स्थिति आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। हमने गांव वाइज आपको बताया है कौन से गांव से कितने कोरोना पॉजिटिव हैं। तो अगर अब मैं गदरा गांव की बताऊं, 14 में से 2 जो कोरोना पॉजिटिव आए, तो दोस्तों बनाई से आए दोनों के दोनों, गदरा से एक भी नहीं आया है। और गदरा जो सेंटर था वहाँ से 14 सैंपल लिए गए थे। गदरा में स्थिति आप अच्छी मान सकते हैं और पीछे भी गदरा में जो है ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आए हैं। तो बनाई से लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। तो कुछ गांव है दोस्तों भादरा कस्बे के, वहाँ स्थिति अच्छी नहीं है। मैं आपको बताऊं तो नेठराणा गांव में 47 में से 5 पॉजिटिव आए हैं। नेठराणा से इनमें से 500 के 500 माफ कीजिएगा नेठराणा से है और नेठराणा के किन वार्डों से है वो भी मैं आपको बता दूं। तो वार्ड नंबर 2 से एक है, वार्ड नंबर 10 से एक है, वार्ड नंबर 16 से एक है और वार्ड नंबर 9 से एक है और एक पीएचसी सेंटर से है। तो कुल मिला के नेठराणा से जो 5 पॉजिटिव आए वो नेठराणा से आए। तो इसका मतलब है दोस्तों जो 47 सैंपल थे वो आसपास के क्षेत्रों से भी थे, नेठराणा जाकर वहाँ दिए थे, लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव की सूची आई है वो खाली नेठराणा के लोगों की आई है। तो नेठराणा में स्थिति गंभीर है, ये आप समझ सकते हैं। जिज्ञासरी बड़ी से 13 के सैंपल भेजे थे, 2 कोरोना पॉजिटिव जिज्ञासरी में आए हैं। जिज्ञासरी बड़ी से भेजे गए थे लेकिन जिज्ञासरी छोटी से एक आया और एक मुंदड़िया बड़ा से आया है। तो ये आप स्थिति आराम से समझ सकते हैं। गांधी बड़ी से जो 17 की सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी उनमें से 4 कोरोना पॉजिटिव आए हैं दोस्तों, जिनमें से 2 चिड़िया गांधी से आए हैं और 2 गांधी बड़ी से आए हैं। तो इनमें से बराबर की स्थिति है। कुल मिला के ये थे दोस्तों 27 कोरोना पॉजिटिव जो 182 के सैंपल सूची में आए हैं। और कल जो वैक्सीनेशन हुआ था दोस्तों, आज जो वैक्सीनेशन कहाँ हुआ है वो मैं आपको बताऊँ। अभी आंकड़े हमारे पास तो नहीं आए, थोड़ा लेट आएंगे आज, लेकिन 45 प्लस का जो सेरडा, जोगीवाड़ा, बनाई और भाडी, करणपुरा, बरवाना, किराड़ाबड़ा में वैक्सीनेशन हुआ है। इसके अलावा अगर 18 प्लस का देखें भादरा में स्कूल नंबर 2 में हुआ है, क्याम खानीवास में जो है दोस्तों, अजीतपुरावास में भी हुआ है 18 प्लस वाला और बिरानी गांधी बड़ी में भी हुआ है। तो कुल मिला के अब मैं सैंपल सूची बताऊं दोस्तों आपको। आज की 29 तारीख को 137 सैंपल आज भेजे गए हैं और कल भी दोस्तों 174 सैंपल भेजे गए थे। और ये जो रिपोर्टें आई है वो 182 सैंपल की आई है और 160 की सैंपल की आई है। और पहले 400 300 सैंपल भेजे जाते थे दोस्तों। अचानक ये सैंपलिंग कम क्यों हो गई है, टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, इसके पीछे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी हम नहीं बता सकते, लेकिन दोस्तों हमें ऐसा बताया नहीं जाता है कि ये किस कारण से हुआ है। हमने पूछा भी है लेकिन इसका कोई स्टिक सा जवाब हमारे पास उनका नहीं आया है। लेकिन सैंपलिंग कम हो रही है दोस्तों, तो सैंपलिंग कम होगी, टेस्टिंग कम होगी, तो कोरोना पॉजिटिव तो कम आएंगे। ये भादरा से ऐसा हो रहा है। मैं भादरा की आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ और आज मात्र 137 की सैंपलिंग हुई है दोस्तों, जबकि केंद्र सरकार स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए, सैंपल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाए, क्योंकि कोरोना को अगर आप मारना चाहते हैं दोस्तों, इसकी सीधा सा मेथड इसका यही है कि ज़्यादा टेस्टिंग और ज़्यादा वैक्सीनेशन। टेस्टिंग पूरी हो, वैक्सीनेशन ज़बरदस्त तरीके से हो तो कोरोना हार जाता है दोस्तों। कोरोना निश्चित रूप से भागेगा, मरेगा, हमारे देश से जाएगा। लेकिन जब टेस्टिंग ज़्यादा नहीं करोगे आप तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। इजराइल और अमेरिका जैसे देश इसका उदाहरण है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा टेस्टिंग की है और सबसे ज़्यादा
वैक्सीनेशन किया है और आज वहाँ मास्क लगा कर भी नहीं घूम सकते। आज सरकारों ने खुद मास्क अलाउ नहीं किया है कि भी आप मास्क खोल कर घूमिए, मास्क अब अलाउ नहीं है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति हम भारत में भी देखना चाहते हैं, लेकिन सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, केंद्र के साथ तालमेल नहीं है और ऐसा हमारे देश में हो रहा है दोस्तों, और किसी देशों में ऐसा नहीं होता है। आज हमारे देश में आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की भी जंग चल रही है दोस्तों, और बहुत से लोग आयुर्वेद का पक्ष कर रहे हैं, बहुत से एलोपैथिक का पक्ष कर रहे हैं। दोस्तों दोनों अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और हमें जो है समझदारी से काम यही लेना चाहिए दोस्तों, दोनों को सम्मान करना चाहिए। दोनों अपना अपना 100% देते हैं। आज आयुर्वेद भी दोस्तों घर घर में, हर किचन में घुसा हुआ है और हर शरीर में आयुर्वेद का असर है, आयुर्वेद से लाभ प्राप्त करते हैं हर शरीर, हर प्राणी। और दोस्तों उसी प्रकार से एलोपैथिक भी हर घर में और हर घर में इसका पेशेंट है, इसका इलाज चल रहा है और लाभ उठा रहा है। तो कुल मिला के दोनों ही अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है दोस्तों, किसी का अपमान करना ये गलत है। और जैसा कि साध्वी ऋतंबरा ने भी आज एक बयान दिया है कि ये आयुर्वेद का अपमान है, बाबा रामदेव का अपमान है और आयुर्वेद किसी मामले में कम नहीं है। और आयुर्वेद के जो चिकित्सक है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने भी आयुर्वेद का समर्थन किया है, बाबा रामदेव का समर्थन किया है। उधर एलोपैथी के पक्ष में भी तमाम डॉक्टर्स जो है उतर आए हैं, लेकिन इसमें से सरकार को दोस्तों दखल करना चाहिए, मामला कोर्ट तक भी जा पहुंचा है। देखते हैं 25 सवालों के जवाब मांगे थे बाबा रामदेव ने और एलोपैथिक उन सवालों के जवाब क्या देता है दोस्तों। टीम का गठन किया जा चुका है, लेकिन हम ये ऐसी बहस हमारे देश में इस टाइम में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो कुल मिला के मैं बात कर रहा था हमारे राज्यों में नाम केंद्र के शब्दों की दोस्तों, ये तालमेल हमारा कभी नहीं है। और कल का एक वाक्य देखें दोस्तों, तो ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को 30 मिनट का वेट करवाया एक मीटिंग के अंदर। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे भारत के जो है वो तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बंगाल पहुंचे थे और दोस्तों उनको 30 मिनट का उनका समय कितना इम्पोर्टेंट होता है भारत के प्रधानमंत्री का, और उनको कोई मुख्यमंत्री 30 मिनट का इंतजार करवाए दोस्तों। तो ये अपने आप में एक प्रकार से पीएम का अपमान नहीं तो और क्या है दोस्तों। और वहाँ के अधिकारियों को केंद्र ने तलब किया है और ये अनुशासनात्मक एक प्रकार से कार्रवाई भी है दोस्तों, ये बनती भी है और ऐसी कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल की है दोस्तों, वो कुल मिला के सेंटर के साथ तालमेल बिल्कुल नहीं रख पा रही है और पहले भी ऐसी चीज़ें देखने में आ रही थी, अब भी ऐसी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के मैं कहना चाह रहा था दोस्तों आपको कि वैक्सीनेशन के बारे में हमने आपको भादरा आसपास की खबरों के बारे में बताया और सैम्पलिंग के बारे में बता दिया, जो पॉजिटिव आए हैं उनके बारे में बता दिया। अब हल्की सी एक हम समीक्षा करेंगे और सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान शिक्षक संघ जो प्रगतिशील है उसके बारे में। दोस्तों उन्होंने एक संगठन बनाया है, लोक सेवक एवं जन चेतना समन्वय समिति। उन्होंने ये संगठन इसलिए बनाया दोस्तों, ये इस संगठन के सदस्य जो है गांव-गांव तक फैले हुए हैं और इस संगठन के माध्यम से जो राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील है उनका उद्देश्य ये था दोस्तों कि हर गांव में जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड की दवा जो है उनका वितरण हो, उनकी उपलब्धता उन गांवों को हो ताकि वो अपने गांव में छिड़काव कर सके, कोरोना के साथ मजबूती से लड़ सके और कोरोना से अपना बचाव कर सके। इसके अलावा भी अन्य सेवा भी करने को तत्पर है दोस्तों शिक्षक संघ। तो कुल मिला के ये इनकी जो टीम है दोस्तों बहुत सराहनीय कार्य ये है, क्योंकि फिलहाल जो कोरोना का कहर है दोस्तों शहरों से हटकर गांव तक सीमित हो चुका है दोस्तों। दूसरी लहर जो है देश में जा रही है, लेकिन गांव में आज भी दोस्तों राजस्थान के जो गांव है बेहद खराब स्थिति है इनमें। राजस्थान के गांव में कोरोना की अगर देखें तो हम बेहद खराब स्थिति और विशेषज्ञ भी मान सकते हैं और विशेषज्ञों ने इसका एक पर्याप्त कारण भी बताया है दोस्तों, क्योंकि गांव में किस प्रकार से ज़्यादा दिनों तक लहर रुक पा रही है। इसका एक सीधा सा कारण यही बताया था दोस्तों, शहरों में आप घर में आइसोलेट हो जाते हैं तो वहाँ दोस्तों चार दीवारियाँ बंद घर होते हैं, बिल्डिंग नुमा घर होते हैं दोस्तों महलों में, वैसे ही घरों में एक प्रकार से सांस नहीं आता है तो
तो दूसरे घर की हवा दूसरे घर में जाने का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में एक घर की जो दीवार है दोस्तों, दूसरे घर की दीवार के बीच में बहुत छोटी दीवार होती है और इधर घर की हवा उधर घर में आसानी से जाती है। और ये WHO ने भी मान लिया है कि कोरोना के जो वायरस है वो हवा में भी है और हवा में काफ़ी देर तक रह सकते हैं और खांसने से छींकने से जो दोस्तों वो कण निकलते हैं वो 10-10 मीटर तक जा सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और विशेषज्ञों का ये तर्क भी हमें सही लगता है कि गाँव में किस कदर कोरोना फैलता जा रहा है, अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर शिक्षक संघ प्रगतिशील द्वारा और उनकी एक लोक सेवक एवं जन चेतना समन्वय समिति बनाई गई है, उनके द्वारा ये बहुत शानदार कार्य है। और मैं तो शिक्षक संघ प्रगतिशील को एक सुझाव ये भी देना चाहूँगा हमारे साफ संदेश के माध्यम से, और उनके जो पदाधिकारी हैं हमारा वीडियो देखते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, तो ये आप नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से तमाम विशेषज्ञों ने भारत के ये आशंकाएं व्यक्त की है कि आने वाली लहर, तीसरी लहर कभी भी राजस्थान में दस्तक दे सकती है, उसका समय पीरियड भी विशेषज्ञों ने 4 से 6 महीने का बताया हुआ है। और दोस्तों आने वाली जो तीसरी लहर है उसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर होने वाला है। इसकी पुष्टि भी दोस्तों विश्व के तमाम विशेषज्ञ, चिकित्सक और वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि भी की है। और दोस्तों राजस्थान में तो दौसा, बीकानेर और डूंगरपुर आदि क्षेत्रों से जिस प्रकार से बच्चे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं, उससे एक हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि हमारा राजस्थान कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इसकी चपेट में ना आ जाए। दोस्तों इसका एहतियातन हमें जो है इलाज रखना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और शिक्षक संघ जैसे ये प्रयास है, ऐसे अनेकों प्रयास हमें करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों मैं सुझाव ये देना चाहूँगा कि बच्चों को लेकर, तीसरी लहर को लेकर दोस्तों सतर्कता के कोई अभियान शिक्षक संघ की इस समिति द्वारा गांव-गांव में फैलाने चाहिए, चाहे वो किसी पंपलेट के माध्यम से तैयार किए हो ये सुझाव, या इस तरह की गाइडलाइन के हो, सतर्कता के हो, या फिर किसी प्रकार के स्लोगन से हो, किसी प्रकार से जागृति गांव में दोस्तों इसके लिए लाए, ताकि तीसरी लहर को गांव में घुसने से ही रोक दिया जाए और भारत में कम से कम नुकसान हो। और हमारे राजस्थान में तो कम से कम हम इस एहतियातन कदम को उठा सकते हैं दोस्तों। जैसी संस्थाएं हमारे सामने आ रही है और जिस जज्बे के साथ आ रही है दोस्तों, उनके जज्बे को हम साफ संदेश की तरफ से भी सलाम करते हैं। और दोस्तों उनको ये भी सुझाव देते हैं कि आप इस प्रकार के कोई कार्यक्रम आयोजित करें और कोई स्लोगन बनाए, कोई पंपलेट बनाए और गांव-गांव में इसके लिए जागरूकता का एक अभियान चलाए। और काढ़ा पिलाने का काम तो जिस प्रकार से आयुर्वेद के चिकित्सक दोस्तों गांव-गांव में कर रहे हैं, ये सराहनीय है। और ऐसे कदमों में शिक्षक संघ प्रगतिशील की ये समिति भी अपनी भूमिकाएं निभा सकती है, क्योंकि जो मुख्य चिकित्सक पवन जी शर्मा है दोस्तों, वो सारी जगह नहीं पहुंच सकते, वो भी संस्थाओं के माध्यम से गाँव-गाँव काढ़ा पिलाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें भी भागीदारी जो है ये लोक सेवक एवं जन चेतना समन्वय समिति निभा सकती है। इसके अलावा भी अगर दोस्तों मैं सुझाव दूं तो इसके अलावा गांव की आप एक टीम बना सकते हैं दोस्तों। गांव में एक जागृति ये भी ला सकते हैं कि हर गांव में इस प्रकार की एक युवाओं की टीमें बने, जिस प्रकार से कोविड रिलीफ टीम के रूप में हमने देखा था, कई टीमों का गठन हुआ था। तो इस प्रकार की आप प्रेरणाएं जागृत करें, युवाओं को जागृत करें, ऐसी टीमों का गठन गांव में करें, ताकि आने वाले किसी भी महामारी से आसानी के साथ निपटा जा सके। और गांव में उस टीम का एक सदस्य, अध्यक्ष या जो भी है संरक्षक गांव का या पंचायत का मुखिया, सरपंच भी बने। तो इस प्रकार की एक कमेटी का, टीम का गठन हो, ताकि सरपंच जो होता है गांव की सरकार का, मुखिया दोस्तों नेतृत्व करता गांव का, और 2, 3, 4 गांवों का, तो दोस्तों वो आसानी के साथ अपनी टीम के माध्यम से गांव की हर गली, हर वार्ड और हर डाड़ी तक पहुंचे और उस स्कीमों का लाभ भी मिले और आमजन को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो। और गांव के लोग भी ये ना सोचें कि शहरों में तो फला बहुत समाज सेवी संस्थाएं और लोग हैं, प्रशासन है, सबसे पहले वहाँ जागरूक होता है। लेकिन गांव में भी सरपंच अगर ऐसी टीम बनाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले और दोस्तों स्थिति की कमान संभाले, तो मैं नहीं समझता कि गांव में किसी प्रकार के गांव के युवा कम हैं दोस्तों।
उनमें जज्बा कहीं ना कहीं शहर से कहीं अधिक होता है। तो कुल मिला के इस समीक्षा में दोस्तों इतना ही। अब मैं एक छोटी सी समीक्षा और करना चाहूँगा दोस्तों। आजकल एक और लड़ाई भादरा कस्बे में तेजी के साथ चल रही है, वो पालिका के चेयरमैन पद को लेकर है दोस्तों। मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है और जिस प्रकार से दोस्तों बलवंत सैनी वाइस चेयरमैन है और हाजी दाऊद कुरैशी का देहांत हुआ था, उसके बाद में चली एक कवायद में उनके पुत्र रफ़ीक कुरैशी है, वो अपनी माता श्री को, हाजी दाऊद कुरैशी की धर्मपत्नी को, जो बैतुल बानो है 32 नंबर वार्ड से पार्षद चुनकर आई थी, उनको नगर पालिका के अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान करवाना चाहते हैं। और ये मुझे नहीं लगता कि कतई इसमें कोई गलत है। लेकिन दोस्तों रूलिंग क्या कहती है, 2009 का जो संविधान एक्ट है, पालिका एक्ट है, वो क्या कहता है, उसके अनुसार दोस्तों हमें रूलिंग का तो हवाला देना ही पड़ेगा। और रूलिंग दोस्तों सबसे पहले है, तो रूलिंग सारी दोस्तों वाइस चेयरमैन बलवंत सैनी के पक्ष में है। और जिस प्रकार से वाइस चेयरमैन को ये पद किस तरीके से दिया जाना चाहिए दोस्तों, हमने पहले भी आपको एक समीक्षा में बताया था। और अब तो ये मामला हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने दोस्तों एक 25 मई को एक आदेश पारित किया था और उस आदेश पारित करके कहा गया था कि 27 अप्रैल तक बलवंत सैनी को जो है कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में यहाँ तैनात करे, नियुक्त करे। तो दोस्तों उसकी पालना नहीं हुई है। अब जो आगामी दोस्तों एक हाईकोर्ट की सुनवाई होगी, तो दोस्तों वो संभवतः 3 जून को होगी जोधपुर हाईकोर्ट में। और 3 जून को हाईकोर्ट क्या कहता है, इससे पहले भी हाईकोर्ट ने स्वायत्ता शासन विभाग को भी नोटिस कर जवाब तलब किया है दोस्तों। उसके अलावा भी संबंधित लोगों को, विभाग को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। तो अब 3 जून को क्या होता है, क्योंकि 25 मई को भी हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया था। अब क्या होता है ये देखने वाली बात है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर हम पालिका का एक्ट देखें तो यहाँ बलवंत सैनी जो है वो 6 महीने तक यहाँ चेयरमैन के पद पर विराजमान होने जा रहे हैं और निश्चित रूप से होंगे। लेकिन ये लड़ाई दोस्तों इतनी आसान नहीं है, इसके लिए हमने आपको बताने का प्रयास किया है। ये लड़ाई इतनी आसान इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ रफ़ीक कुरैशी, हाजी दाऊद कुरैशी के परिवार के साथ विधायक बलवान पूनिया खड़े हैं। ये लड़ाई दोस्तों अब विधायक बलवान पूनिया बनाम बलवंत सैनी के बीच में है। और बलवंत सैनी जो है यहाँ कानून का, संविधान का सहारा लेकर लड़ रहे हैं। और दोस्तों जो विधायक बलवान पूनिया है संभवतः वो यहाँ अवसर तलाशेंगे, इसके अंदर क्या त्रुटियां हैं, किस प्रकार से यहाँ जो है दोस्तों। एक सेकंड यहाँ पार्ट ये भी आता है कि अगर किसी प्रकार से जो बलवंत सैनी है वो वाइस चेयरमैन है, उनका निर्वाचन 0 हो, 0 हो, उनका निर्वाचन लीगल ना हो, उनको किसी प्रकार से पद से हटाया जाए, उनके जो पार्षद चुनकर आए थे वार्ड नंबर 6 से, उनको किसी प्रकार की चुनौती मिले और वहाँ से उनको जो है हटाया जाए, किसी प्रकार से इस प्रकार का कोई ट्वीट अगर आता है तो सेकंड जो ऑप्शन है वो है विधायक की अनुशंसा से, विधायक यहाँ सरकार की अनुशंसा से या सरकार के आदेश से यहाँ जो है चेयरमैन पद पर, कार्यवाहक चेयरमैन पद पर नियुक्ति की जा सकती है। ये काम तो बेशक विधायक बलवान पूनिया कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले की जो कड़ी है दोस्तों वो है वाइस चेयरमैन के पास इसके अधिकार है और उसको राइट है कि यहाँ पालिका के अध्यक्ष के पद के ऊपर वो विराजमान हो। और 6 महीने जब तक उपचुनाव नहीं होते हैं और अगली योजना के अंदर जिस प्रकार से वोटिंग पुनः होनी है तब तक के लिए वो अध्यक्ष बने रह सकते हैं। तो 7 बजे की पार्ट 1 में समीक्षा दोस्तों आज के लिए इतनी ही। और कल ठीक 7 बजे फिर हम पार्ट 1 में आपके सामने नई समीक्षा और नई खबरों के साथ और नई कोरोना अपडेट के साथ आपसे रूबरू होंगे, आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।